नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी की खास प्रस्तुति। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। देश के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 78वां सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने किया। विधायी कामकाजों की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, लोकसभा, राज्यसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में जो विधायी कामकाज होता है, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उन तमाम सारे विषयों की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का सुचारू संचालन कैसे किया जाए, इस उद्देश्य के साथ ये सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ। और अब से कुछ ही देर में इस सम्मेलन का समापन समारोह आयोजित होगा, जिसका सीधा प्रसारण हम आपको गुजरात के गांधीनगर से दिखाएंगे। और इस पूरे विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं वरिष्ठ पत्रकार सरोज नागी। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत लोकसभा टीवी में। इस तरह का जो आयोजन 78वां सम्मेलन है, ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ। संसद की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, विधायी कामकाजों का प्रभावी क्रियान्वयन कैसे किया जाए, इन तमाम सारे मुद्दों पर इसमें विचार विमर्श हुआ। एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते इस तरह के आयोजन को आप कैसे देखती हैं कि विधायी कामकाजों पर कितना प्रभावी असर होगा इसका? देखिए, जहाँ तक थियोरी की बात है, वहाँ तो बहुत अच्छे सुझाव आते हैं कि कैसे संसद को सुचारू किया जाए, कैसे उसको शक्ति दी जाए। लेकिन जब असल में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो वहाँ पे बहुत खामियां आ जाती हैं। क्योंकि आप बैठ के किसी सम्मेलन में बैठ के तो आप बता सकते हैं कि जो सांसद हैं या फिर जो MP MLAs हैं, उनको क्या करना चाहिए या सरकार को क्या करना चाहिए, या बाकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उनको क्या करना चाहिए। लेकिन जब असल में आपको फील्ड में जाके, जो कि संसद हुआ यहाँ और विधानसभा हुआ स्टेट्स में, वहाँ पे आप इसको कैसे लागू कर पाते हैं, वो बहुत बड़ी समस्या होती है। क्योंकि जो MLAs हैं या जो MPs हैं, जो सांसद हैं या फिर विधायक हैं, उनको ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ज़मीनी जो उनको प्रेशर पड़ता है, वो अपने अपने संसद या अपने अपने जिसको कहते हैं स्टेट में उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखाते हैं। तो वो जो बीच में जो एक गैप आता है, जो कि एक पीठासीन अधिकारी है, जो सांसद है और जो लोग हैं, वो तीनों में जब तक आप एक सेतु नहीं बनाते, जब तक एक ब्रिज नहीं बनाते, तब तक ये सारी जो अधिवेशन होते हैं उनमें बहुत सारी अच्छी बातें निकलती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में फिर कमी आ जाती है। तो जब तक ये तीनों का समन्वय नहीं होता है, तब तक इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आएगी। वैसे जहाँ तक ये बात आती है कि क्या सोच के आपको काम करना चाहिए, वहाँ इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक बात है। इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने किया था और अपने उद्घाटन सत्र में, अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष का दायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसका काम सदन की कार्रवाई को सुचारू संचालन करना और साथ ही साथ पक्ष और विपक्ष के साथ समुचित न्याय करना होता है। तो उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण दायित्व को निभाने के लिए अध्यक्ष को ये चाहिए कि उसका पूरा कंट्रोल सदन में हो। ठीक है, तो आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष जो है वो पुरजोर तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करता है संसद में, लेकिन विपक्ष का एक जो अनावश्यक विरोध होता है, जैसे कि हमने लोकसभा और राज्यसभा की सदन की कार्रवाई में पिछले शीतकालीन सत्र में हमने देखा कि मतलब सदन शुरू हुआ और उन्होंने काम रोको प्रस्ताव और मतलब बिना बात करके लेकिन नारेबाजी करना, प्ले कार्ड उछालना, ये जो तमाम सारी चीज़ें होती हैं, तो आप मानती हैं कि जनप्रतिनिधि जिनका एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है, जो नेतृत्व करते हैं जनता का, उनको लोकतंत्र के मंदिर में आकर के एक मर्यादित व्यवहार करना चाहिए? बिल्कुल, मर्यादा तो रखनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप मर्यादा नहीं रखते तो जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं उसका फिर कोई अस्तित्व नहीं रहता। क्योंकि दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, स्पीकर जब संसद चलाता है या स्पीकर का जो काम है, जिसको आपने कहा कि पक्ष विपक्ष दोनों को देखना है, और वो एक फेस होती हैं, अपनी डेमोक्रेसी का एक चेहरा बन जाते हैं। क्योंकि आजकल सिर्फ स्पीकर
अपनी ही संसद के स्पीकर नहीं रहते, वो देश का भी प्रतिनिधि बन के जाते हैं। दूसरे जब सम्मेलन होते हैं विश्व स्तर पे, तो वहाँ पे वो चेहरा जो भारत का है, एक डेमोक्रेसी, भारत एक डेमोक्रेसी है, वो चेहरा बन के जाती हैं या जाता है जो भी उस टाइम का स्पीकर होता है। तो इसलिए हाउस को कंट्रोल करना, हाउस को कैसे सुचारू ढंग से उसका कामकाज होना, इन सब को लेके वो जब जाती हैं बाहर, तो वो दर्शाता है कि भारत इसलिए उसमें शक्ति आई है क्योंकि उसकी डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। और डेमोक्रेसी की जड़ें 3 स्तर पर मजबूत होती है, पंचायत के स्तर पे, स्टेट लेवल पे और पार्लियामेंट लेवल पे। कहीं भी जरा भी खामी आती है तो फिर डेमोक्रेसी को धक्का ज़रूर पहुंचता है। तो जो बात आपने कही कि जब संसद चलता है तो जो भी MP है या MLA है, यदि विधानसभा की बात करते हैं, तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप अपने जिन लोगों ने आपको चुन के यहाँ भेजा है उनका तो आप पक्ष रखें ही, पर पूरे स्तर, पूरे भारत का भी एक पक्ष उस नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि आप तो एक छोटे इलाके से आते हो और भारत बहुत बड़ा देश है और उसका समन्वय होना चाहिए। आप जो दर्शाते हैं नीचे, जो आपके जिन्होंने आपको चुना है, और भारत की जो भारत को जिस तरह से बनना है, उन दोनों का दृश्य आप सामने रख के संसद में बैठते हैं, उन दोनों का दृश्य रख के आप सामने विधानसभा में बैठते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नीचे के ही प्रतिनिधि हैं इसलिए सिर्फ वहाँ की बात करेंगे, ऐसा बिल्कुल गलत होगा सोचना फिर। और जिस चीज़ को ध्यान में रख के अभी जो कन्वेंशन हो रहा है गांधीनगर में, तो उसमें ये बहुत बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखें। सिर्फ ये कहना कि MP आके हाउस में ठीक से रहें पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि जो सरकार है अब इस समय की उसको एक सेंसिटिविटी दिखानी होती है और उसी तरह ऑपोजिशन अपोज करे, विरोध करे, लेकिन वो विरोध जो है कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए उसमें। हाँ, ऐसा नहीं कि विरोध के लिए आप विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम सरकार में नहीं है इसलिए हम आपका विरोध करेंगे। और मुझे याद है यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी सत्र में आपने देखा, ये जब से ये नई सरकार आई है, कितने सारे बिल्स जो एजेंडा पे है पास नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि विपक्ष उसके खिलाफ है। विपक्ष खिलाफ है, कुछ मुद्दों पे उनकी राय हो सकता है सही हो कि ये चीज़ें उस बिल्स में शामिल होनी चाहिए तभी पास होना चाहिए। कई बार होता है सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं, और ऐसे कई देश हैं जहाँ, सिर्फ ये भारत की बात नहीं है, बहुत सारे देशों में भी ऐसा हुआ है, लेकिन अलग अलग देश अपनी अपनी सल्यूशन, अपना अपना समाधान करते हैं इस समस्या की। मेक्सिको में आप देखेंगे कि वहाँ पे भी इसी तरह होता था, बहुत सारे रिफॉर्म्स बिल जो है पास नहीं हो पा रहे थे, लेकिन वहाँ की जो विपक्ष है और वहाँ की जो सरकार थी, उन्होंने बैठ के ये तय किया कि 90 या 95 कुछ इस तरह के बिल्स हैं, उन पे दोनों पक्ष जो है डिस्कस करेंगे और एक कंसेंसस बना के उन बिल्स को पास करेंगे। उसको इस बात पे नहीं रोकेंगे कि हम विपक्ष में हैं और आप सरकार में हैं। और ये जब उन्होंने डिसीजन लिया, उसके बाद 20-25 बिल्स, उनके बहुत अहम बिल्स जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म बिल, लेबर बिल, कुछ इस तरह की बिल्स पास हुए हैं। स्पेन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था लगभग 20-25 साल पहले। आपने ठीक बात कही कि ये कंस्ट्रक्टिव विरोध होना चाहिए, क्योंकि इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं जनता में भी अविश्वास उत्पन्न होता है। फिर ऐसी जब खबरें छपती हैं कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, इतने घंटे काम बैठकें होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई, मतलब उत्पादकता नहीं निकल पाई, तो ऐसे माहौल से जनता में अविश्वास बढ़ता है और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की छवि भी धूमिल होती है। कि लोकसभा अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम में कहा था कि जब संसद पर हमला हुआ तो ऐसी टिप्पणियां सुनने को मिली कि हम बचाव किया सुरक्षा कर्मियों ने, लेकिन आतंकवादी जब संसद के अंदर घुस गए थे तो अरे कोई सांसद नहीं, किसी सांसद को गोली नहीं लगी, मतलब ऐसा मजाक, ऐसा तंज लोगों ने कसा। तो ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही चिंता का विषय है कि लोगों के मन में ऐसी छवि बनना, जिसके बारे में मंथन इस 78वें सम्मेलन में भी किया गया कि जनप्रतिनिधियों की छवि को कैसे सुधारा जाए। तो इसे भी बहुत महत्वपूर्ण लिहाज से सोचना चाहिए कि
जनता के मन में ये बात है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हमारे माननीयों की कहीं ना कहीं कमी है, उनका जो प्रदर्शन होता है, उनके बारे में जो छवि होती है, जो लोग सोचते हैं, उसके सुधार की ज़रूरत है। तो इसको कैसे देख रही हैं आप? हाँ, मेरे ख्याल से छवि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि छवि थोड़ी सी संभले। जो भी पॉलिटिशियन, सिर्फ सांसद की बात नहीं करते हैं, किसी भी नेता की जो छवि है उसमें सुधार होना चाहिए। और ये जो बिगाड़ आया है इमेज में, वो इसलिए आया है कि नेता या जो सांसद है या फिर विधायक हैं, वो अपने जो स्तर मेंटेन करना चाहिए, कायम रखना चाहिए, वो नहीं करते। आप जाते हैं बीच में 2 थप्पड़ किसी को मार के आते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो हुआ, हाथापाई हो गई थी। हाथापाई वो तो आपस में हुई संसद के अंदर या फिर हाउस के अंदर, लेकिन बाहर जो होता है ना कि किसी को थप्पड़ मार दिया। अभी कर्नाटक में भी यही बात हुई थी कि कोई ब्यूरोक्रेट को उन्होंने मंत्री ने थप्पड़ मार दिया था। हाँ, चीफ मिनिस्टर ने थप्पड़ मारा। मतलब ये जब देखते हैं तो फिर वो राजा महाराजाओं की तरह उनका बिहेवियर हो जाता है, और ये लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि जब वोट लेना आता है तब तो आप दोनों हाथ जोड़ते हैं, और जब वोट का टाइम ख़त्म हो जाता है तो दोनों हाथ अलग हो जाते हैं और एक हाथ किसी के गाल पे डाल देते हैं। ठीक है। तो ये करते हैं तो लोगों में, मतलब ये सोचने वाली बात है कि देश का प्रधानमंत्री अपने आप को बोलता है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं जनता का सेवक हूं। हाँ। और उनसे नीचे जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो रॉब, जो एक तरह से कहा जा सकता है राजनीति का रॉब दिखाकर अपने आप को वो स्थापित करते हैं। हाँ। हाँ। तो ये बहुत ही चिंता का विषय, जनप्रतिनिधियों को भी खुद सोचना चाहिए इस लिहाज से कि हम अपने में सुधार करें। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स में जो है ना, एक तरह का क्रिमिनलाइजेशन हो गया था बीच में। बाहुबली आने लगे थे, या फिर पैसों के ज़ोर से लोग इलेक्ट होते हैं, या पैसे के ज़ोर से आपको टिकट मिलता है। तो इसलिए आपको टिकट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आपने जनता की सेवा की। आपको टिकट इसलिए मिलता है क्योंकि आप लड़ झगड़ के, मार पीट के या किसी और तरह से आप इलेक्शन जीत जाएंगे और किसी एक पार्टी में एक ज़्यादा सांसद आ जाएगा। ठीक है। तो ये जब पूरा आपका रवैया ही बदल गया है कि टिकट किस आधार पे दिए जाएंगे, तो फिर इसकी खामियां तो जो आएंगे वो तो आएंगी ही, इसीलिए तो आएंगी ही। पार्लियामेंट में ही देखा आपने, कोई पिस्तौल लेके एक बार आ चुका था। ये विधानसभाओं में तो इस तरह के बहुत सारे किस्से आते हैं। तो जब तक आप उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज में भी सुधार नहीं लाते हैं, तब तक आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या विधानसभा में या संसद में सुधार लाना मुश्किल है। एक अगेन हर स्टेप पर आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसकी त्रुटियां जो होती हैं वो उसका तो आपको बहुत नकारात्मक परिणाम उसके निकलकर सामने आते हैं। इस सम्मेलन में गुजरात के गांधीनगर में जो देश के पीठासीन अधिकारियों का 78वां सम्मेलन आयोजित हुआ, इस सम्मेलन में स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव की खासी सराहना की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने साल 2015 में स्पीकर रिसर्च इनिशिएटिव की शुरुआत की, जिसमें इस सरकार में हमने देखा कि 300 से लगभग 300 सांसद, पहली बार जो सांसद बने वो चुन करके लोकसभा में पहुंचे। तो नए सांसदों को विभिन्न विषयों की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके, इस लिहाज से स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव की शुरुआत की गई और इसे सभी ने सराहा। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी इस बात की सराहना की गई। हो सकता है आगामी समय में वो इसे अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी शुरू करें, मतलब विधानसभा में भी ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस तरह का रिसर्च इनिशिएटिव वहां पर मिले, ताकि जनप्रतिनिधियों की जो बातचीत का जो स्तर है, उनके भाषणों का जो स्तर है, जो उनके आंकड़ों का जो स्तर है, जो जानकारियों का स्तर है, उसको सुधारा जा सके। आप कैसे देख रही हैं इसको? हाँ, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम है। और एक और बात कहना चाहूँगी कि जो भी स्पीकर आता है वो अपना छाप छोड़ना चाहता है। लोकसभा स्पीकर जब सोमनाथ चैटर्जी थे, उन्होंने लोकसभा टेलीविजन टीवी की शुरुआत की। या फिर कोई पीठासीन अधिकारी है वो कुछ नई शुरुआत करता है। जब शिवराज पाटिल थे स्पीकर, उन्होंने ये स्टैंडिंग कमेटीज़ का सिलसिला शुरू किया। अब करंट स्पीकर जो हैं अपनी सुमित्रा महाजन जी, उन्होंने रिसर्च इनिशिएटिव शुरू किया, जो कि बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपका क्वालिटी एमपीज़ नहीं आते हैं पार्लियामेंट में, तब तक उनका स्तर भी ऊंचा नहीं होगा,
पार्लियामेंट डिबेट का स्तर ऊंचा नहीं होगा, जो आउटपुट होता है, उत्पादन होता है आपके किसी काम से पार्लियामेंट के में या विधानसभा में, उसमें फिर कमी आ जाती है जब तक आप उसको ट्रेन नहीं करते हैं। तो ये ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है एमपीज़ के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। और इसके साथ साथ एक और कदम जो शुरू हुआ था और बीच बीच में चलता भी रहा है, वो है कि जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स हैं, दूसरे अखबारों से आते हैं या टीवी चैनल से, उनको भी ट्रेनिंग दी जाए। क्योंकि हाउस में जो चलता है वो तो चलता ही है, और उसका रिफ्लेक्शन मीडिया में भी होना चाहिए या टीवी चैनल्स में भी होना चाहिए, तभी तो आप ये बात लोगों के सामने ले जा सकेंगे। यदि आप एमपीज़ को ट्रेन कर देते हैं और ये रिपोर्टर्स जो कवर करते हैं वो अनट्रेंड रह जाते हैं, तो वो फिर लोगों तक वो बात नहीं पहुंचती। तो फिर ये ट्रेनिंग प्रोसेस हर स्तर पे होना चाहिए। एमपीज़ को जब आप ट्रेन करते हैं, और ये रिसर्च इनिशिएटिव की जो बात है, सिर्फ रिसर्च इनिशिएटिव के तौर पे नहीं होता है, उसमें ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि आप जो काम कर रहे हैं हर इशू पे, तो किस तबके से लोग उठ के संसद में आते हैं। तो वो इनिशिएटिव भी जो है, जब आप किसी पार्लियामेंट के बारे में रिसर्च करते हैं, तो वो चीज़ भी फिर रिफ्लेक्ट करती है। वो ठीक बात है, मतलब पूरी तरह से हमारा प्रयास होना चाहिए कि किसी भी तरीके से विधायी कामकाजों की उत्पादकता बढ़ाई जाए। इस सम्मेलन का भी यही उद्देश्य है। नहीं, उत्पादकता के साथ साथ क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उत्पादन बहुत हो गया, 15 बिल्स पास कर दिए बिना सरोज जी, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। अभी वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव और 78वें सम्मेलन जो गांधीनगर में आयोजित हो रहा है, उस पर उनके तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी की खास प्रस्तुति, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात के गांधीनगर में आयोजित 78वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन पर। और ब्रेक पर जाने से पहले सरोज जी, अपनी जो बात हो रही थी कि स्पीकर रिसर्च इनिशिएटिव एक अच्छा कदम है, एक सराहनीय प्रयास है। 78वें सम्मेलन में सभी ने इसकी सराहना भी की। साथ ही साथ इस पूरे सम्मेलन में मुख्यतः 2 विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें विधायिका की छवि कैसे सुधारी जाए और दूसरा सदन की उपस्थिति और ज़्यादा अवधि कैसे बढ़ाई जाए। इसको लेकर के सभी विधानसभा स्पीकर्स ने अलग अलग राज्यों के अपनी राय रखी। राज्य विधायिका के सत्र की अवधि न्यूनतम 60 होनी चाहिए, इस पर भी सहमति बनी, लेकिन कुछ अपने अपने तर्क भी थे। आप कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, ये चर्चा पिछले कई सालों से चल रही है कि जो सेशन है किस पार्लियामेंट का या असेंबली का बढ़ानी चाहिए, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद जब पार्लियामेंट और असेंबलीज इलेक्ट हुई, तो आप देखेंगे 100 दिन 80 दिन, इस तरह 80 दिन स्टेट में, 100 दिन से ज़्यादा पार्लियामेंट में, सेंटर में दोनों हाउस मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे ये कम होता गया, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि किसी स्टेट में सिर्फ 2 दिन के लिए बुलाते हैं ताकि बजट पास हो, जो कि ज़रूरी है, संवैधानिक एक ड्यूटी है आपकी। पार्लियामेंट में भी वही रहा है, घटता जा रहा है। लेकिन इसमें अब 2-3 चीज़ें देखते हैं कि यदि आप सिटिंग्स बढ़ाते हैं, 100 दिन करते हैं या 120 दिन करते हैं, तो वो फंक्शन भी करना चाहिए। आपने सिटिंग्स तो बढ़ा दी, लेकिन डिस्ट्रप्शन हो रहा है, हाउस नहीं चल रहा है, तो क्या फ़ायदा सिटिंग्स बढ़ाने का। दूसरी चीज़, यदि एमपीज़ को आना चाहिए, और अभी जो हो रहा है, कुछ एमपीज़ आते हैं सिर्फ अपना रजिस्टर साइन करके चले जाते हैं, तो आप फिगर जब देखेंगे, स्टेटिस्टिक्स तब जब देखेंगे तो कुछ तो आंकड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन उपस्थिति वास्तविकता में नहीं होती है। तीसरी चीज़ जो होती है कि जब आप, ये मैं स्पेसिफिकली राज्यसभा के लिए कह रही हूँ, जहाँ नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे जिनको आप नॉमिनेट करते हैं उनका नाम तो बहुत है, लेकिन वो हाउस में आते ही नहीं है। अब सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए या फिर रेखा को ले लीजिए, उनका अटेंडेंस शायद 3% 5% होता है, जो कि फिर देश को उससे फ़ायदा नहीं होता। पार्लियामेंट में जब आते हैं आप, तो फिर वहाँ पे आपका कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे आपने फील्ड पे इतना, अपनी फील्ड में आप लोगों ने इतना अच्छा किया, तो कम से कम उतना नहीं
तो उससे कहीं तो कुछ कंट्रीब्यूशन आपका नज़र आए। सिर्फ ये नहीं कि आपने किसी को नॉमिनेट कर दिया और फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास हो रहा है तो आप आ गए, बिल बटन दबा दिया और चले गए, और फिर उसके बाद 2 साल नहीं दिखे, लीव ऑफ द हाउस ले लिए। ये चीज़ देखनी है। तीसरी चीज़ जो है कि एमपीज़ जब आते हैं हाउस में तो वहाँ पे उनको पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, उनको मौका भी दिया जाना चाहिए डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, कुछ करने के लिए। आप यदि 545 मेंबर्स हैं, 545 मेंबर्स हैं लोकसभा के, और यदि आप पूरे 5 साल बाद देखेंगे तो उसमें से कुछ ऐसे मेंबर्स निकलेंगे, उनकी संख्या कम नहीं है, जिन्होंने कभी खोला ही नहीं मुंह, अपना मुंह हाउस में। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सुप्रिया सूले, सांसद सुप्रिया सूले ने कहा था कि महिलाएं साड़ी पर चर्चा करती हैं। हाँ, डिबेट कुछ और चीज़ पे हो रहा है, आप आपस में कुछ और बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जो वाइस प्रेसिडेंट है कांग्रेस को, उनको इस चीज़ के लिए भुगतना पड़ा, क्योंकि वो जब 10 साल जब सांसद रहे तो उनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे थे कि वो 10 साल में मुश्किल से 2-3 बार बोले हाउस में, और वो इतने इम्पोर्टेंट मेंबर है हाउस के लिए। तो इसलिए अटेंडेंस के साथ साथ आपको पार्टिसिपेट भी करना है, आपको एक देश को रास्ता भी दिखाना है, आपको ये दिखाना है आप हाउस में क्यों हैं, कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट हो गए, बैठ गए, और फिर आपने कुछ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कराना है तो मंत्री के पास जाके सिफारिश करवा ली, करवा दिया, ठीक है, लेकिन हाउस को क्या फ़ायदा हुआ उससे? वो तो आपको फ़ायदा हुआ, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को फ़ायदा हुआ, डेमोक्रेसी को तो फ़ायदा नहीं हुआ उससे। तो ये सारी चीज़ें, मैं ये खामियां जो हैं ये पूरी करनी होंगी। तो इसलिए जब आप डिस्कस करते हैं कि अटेंडेंस होना चाहिए तो उसके साथ साथ ये भी दिखाना पड़ेगा कि अटेंडेंस किस तरह का है। ठीक है सरोज जी, क्या कहेंगे? हम देखते हैं कि सत्रारंभ जब होता है तो उपस्थिति रहती है। या शुरुआती समय में सत्रारंभ, सदन का जो भी सत्र चलता है उसके शुरुआती दिनों में उपस्थिति रहती है, लेकिन बीच में या अंतिम समय में हम देखते हैं कि संख्या कम होती जाती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक ये भी कि जब लंच के पहले का समय रहता है उसमें सांसद आते हैं, लेकिन लंच के बाद वो संख्या आधी से भी कम हो जाती है। कई बार बैल बजानी पड़ती है कि भाई सदन में इतने भी संख्या पूरी नहीं है कि हम कार्रवाई शुरू कर सकें। शीतकालीन सत्र में भी 2-3 बार ऐसा हुआ। तो ऐसी सारी परिस्थितियों को देखते हुए क्या लोकसभा, राज्यसभा या विधायी कामकाजों में ऐसे सख्त नियम बनाए जाएं कि सत्र के दौरान सांसद को इतने घंटे सदन में बैठना अनिवार्य है? आप मान रही हैं ये चीज़? मेरे ख्याल से नियम के पक्ष में मैं तो नहीं हूँ, हो सकता है नियम बने भी और उसका फ़ायदा भी हो, ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन जब आप नियम बनाते हैं तो फिर एक ढांचा आप क्रिएट कर देते हैं, और सांसद आएगा, संसद में बैठ के सो जाएगा, या अपना कंप्यूटर या अपना मोबाइल देखता रहेगा, या टैबलेट अपना कुछ करता रहेगा। क्योंकि उपस्थिति जब होनी चाहिए उसमें कुछ गुणात्मक तत्व भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आए, लेकिन आपकी बात सही है कि सत्र जब शुरू होता है तब अटेंडेंस होती है, उसके बाद लोग धीरे धीरे निकलते जाते हैं, या सुबह आते हैं। क्वेश्चन आवर में भी उतने लोग नहीं होते जितने कि 0 आवर में होते हैं, क्योंकि 0 आवर अब पहले होता था कि 0 आवर आपने इसलिए बनाया ताकि जो महत्वपूर्ण विषय उस दिन का है, जिसके लिए आप नोटिस नहीं दे सके या दूर दराज में कुछ हुआ है, उसके बारे में हाउस को चर्चा हो सके, या आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बता रहे हैं। लेकिन अब 0 आवर का मतलब है शोर शराबा का घंटा। लोग आते हैं ये सोच के बस शोर करना है, हल्ला करना, और हर एक सांसद यही कहता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन हर विषय महत्वपूर्ण है, ये तो स्पीकर को आप तय करने दीजिए कि कौन सा विषय महत्वपूर्ण है, आप अपनी बात रहे वो। और स्पीकर हरदम ऐसा कोशिश करते, कोई भी स्पीकर हो, कोशिश करता है कि हर सांसद को मौका दिया जाए उस टाइम बोलने के लिए, या वो तब नहीं है तो फिर किसी और वक्त उनको बोलने के दिया जाए। आपने नोटिस दिया नहीं और आप कहते हैं स्पीकर उस पर रूलिंग दे दो। मतलब एमपीज़ को भी सोचना चाहिए, सारी जिम्मेदारी आप स्पीकर पे नहीं लाद सकते। एमपीज़ को भी सेंसिटिव होना चाहिए कि हाउस को कैसे फंक्शन करना है। तो इसलिए ट्रेनिंग प्रोसेस तो अच्छा है, लेकिन पार्लियामेंट, जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़
को भी अपने एमपीज को ट्रेन करना है। ठीक है। ये यहाँ तो मैंने कभी नहीं सुना, एक आध बार शायद हुआ हो कि जब नए सांसद आते हैं तो स्पीकर तो अपना ट्रेनिंग सेशन करवा देते हैं जी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने नए एमपीज को क्या ट्रेनिंग देते हैं वो तो कभी सुनने को नहीं और आया। वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो बहुत क्योंकि ज़्यादा कहने की महत्वपूर्ण- पार्टी की छवि टिकी होती है उस पर। बिल्कुल। अब तो लेकिन अब तो ऐसा हो गया है ना कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हाउस में बैठे जी। हैं वो अपने बैक बेंचेस जो पीछे बैठे रहते हैं उनके एमपीज उनको इशारा करते हैं शोर करो जब कोई भी ऐसा मुद्दा आता है। बिल्कुल, कई बार जिसमें ऐसा उस देखने में पार्टी आता है की कार्रवाई सहमति में। नहीं है, हाँ, जी। तो बाधा पड़ती है। आप डिस्कस करना चाहते हो, विरोध करना चाहते हो, करो हाउस में, और फिर लेकिन फिर ऑपोजिशन की तरफ से देखो तो वो लोग कहते हैं कि यदि हम चर्चा कर दिए तो उनका तो मेजॉरिटी लोकसभा में है, वो लोग पास करवा देंगे तो इसलिए ब्लॉक कर देते ठीक हैं। है। राज्यसभा में ऑपोजिशन की मेजॉरिटी है तो वो लोग ब्लॉक मतलब कर आप रहे हैं। विपक्ष में हैं तो विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन वो विरोध एक आदर्श विरोध होना चाहिए। हाँ। जहां देश हित की बात हो, जहां लोक हित की बात हो, तो आपको उसमें सरकार को सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि सरकार को भी सेंसिटिव होना चाहिए। यदि विरोध कोई कर रहा है जी। तो ये सोच के नहीं नकारना चाहिए कि कि हमारी संख्या ज्यादा है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो हम उन्हें सुनेंगे ही नहीं। सुनेंगे नहीं, ठीक है। वैसे भी नहीं होनी चाहिए बात। सरोज जी, इस पूरे सम्मेलन में जो बातचीत हुई उसमें कहीं ना कहीं मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए कि मीडिया जो प्रदर्शित करता है अपने चैनलों में वो सदन की कार्रवाई का मुख्यतः नकारात्मक पहलू ही लोगों के सामने लेकर आता है। आप कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, जब आप संसद के अंदर कुछ नहीं करते या विधानसभा के अंदर कुछ खास ठोस नहीं करते तो मीडिया क्या करेगा? वो तो वही करेगा ना। आप मुझे याद है जब मैं पत्रकारिता में शुरू में आई तो एक पूरा पेज दिया जाता था पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग के लिए। जो अच्छी डिबेट होती थी उसके बारे में भी लिखा जाता था, जो खराब होती थी उसके बारे में भी लिखा जाता है, और जो शोर शराबा होता था उसके बारे में भी। लेकिन फोकस रहता था कि क्या बिल्स आए हैं, क्या स्टार्ट जो सवाल हैं उनके क्या जवाब सरकार ने दिए हैं, क्या रिटर्न में जवाब दिए हैं, क्या मौखिक जवाब आए हैं, वो सारा कवर होता था। पूरा एक कई बार 1.5 पेज तक भी चला जाता था। लेकिन आप ये देखेंगे कि पिछले 30-35 सालों में एक चेंज आता गया है कि जब से सरकारें जब से ये आपके पॉलिटिक्स में एक तरह के जिसको कि सेगमेंटेशन हो गया, डिवीजन हो गया है कि आप एक किसी खास ग्रुप को ही आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब वही चीज़ पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए लगी है और फिर वो मीडिया में रिफ्लेक्ट होने लगा है। आप शोर शराबा करेंगे तो 4 दिन मीडिया तो वही लिखेगी यदि आप शोर शराबा कर रहे हैं। उस बीच में एक बिल पास करेंगे तो फिर वो तो कहीं छिप ही जाएगा। आप सारा दिन शोर शराबा करते हैं, बीच में एक बिल पास कर देते हैं, तो वो कहाँ से कोई मीडिया रिफ्लेक्ट करेगा? लेकिन बीच में ये हुआ कि स्टैंडिंग कमिटीज़ जो सेटअप हुई हैं उनका थोड़ा सा फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे इश्यूज़ जो स्टैंडिंग कमेटी में आते थे वो मीडिया कवर करने लगा। पार्लियामेंट में कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आती थी उनको कवर करते थे। लेकिन वो भी मतलब उसका भी प्रभाव धीरे धीरे घटता गया। अब एमपीज़ पे ये जिम्मेदारी है कि आप संसद में काम करें तो मीडिया आपका अच्छी तरह कवर करेगा। आप काम नहीं करेंगे तो फिर मीडिया कुछ लिखेगा नहीं, और लिखेगा भी तो जो आपके नकारात्मक विषय नकारात्मक रवैया है उस पर लिखेगा। तो मेरे ख्याल से वो एक बैलेंस जो मेंटेन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सोमनाथ चैटर्जी अगेन स्पीकर थे, उन्होंने एक सर्वे करवाया था जहाँ पे मीडिया कितना कवर करती है पार्लियामेंट में, तो उन्होंने देखा बहुत ही कम कवरेज होता था। मुश्किल से 2 कॉलम 3 कॉलम के आधे पेज से भी कम कवर होता था, और कई बार तो मुश्किल से 2 पैराज में ख़त्म हो जाता पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग। तो ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि हाउस फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, सत्रारंभ जब भी होता है, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो, ग्रीष्मकालीन हो, मानसून सत्र हो, सत्रारंभ के पहले हम देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं जिसमें सभी से ऐसी अपील की जाती है कि अब जो भी सत्र शुरू होगा उसमें आपसी सहमति के साथ में बगैर विरोध के एक सकारात्मक चर्चा होगी, एक हेल्दी डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन जब सत्र शुरू होता है तो हम देखते हैं कि विरोध इतना हावी हो जाता है कि वो उसकी गुणात्मकता नगण्य हो जाती है। ठीक है,
अच्छा, जब बैठक चलती है सर्वदलीय बैठक, तो उसमें सब आश्वासन देते हैं कि हम सहमति देते हैं और हम भी इसके पक्षधर हैं कि सदन में काम हो, लेकिन इन तमाम सारी चीज़ों की वजह से लोकतंत्र कितना प्रभावित होता है? हाँ, ये जो बैठक बुलाई जाती है सिर्फ वो 2 घंटे के लिए जो होता है, जो वो जो कंसेंसस होता है कि हम हाउस को चलने देंगे, उसके दूसरे मिनट यदि हाउस मीट करेगा तो आप देखेंगे वो तुरंत तोड़ दिया जाता है, वो आश्वासन दिया जाता है। मतलब उसका कोई मायने नहीं है, वो सिर्फ दिखाता है कि स्पीकर कितनी कंसर्न्ड हैं कि हाउस को चलना चाहिए। पीठासीन अधिकारी इतने कंसर्न्ड है कि हाउस को किसी तरह चलना चाहिए, और कोशिश हर स्पीकर, हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर यही कोशिश करता है। लेकिन जब हाउस ही ना चले, अब सबसे जो मुझे बुरा लग रहा है इस बात का कि ये आपने कहा ना 77 मीटिंग्स हो चुकी है, ये 78th मीटिंग है। आप 78 मीटिंग्स के बाद भी यही चर्चा करनी पड़ रही है कि एमपीज को अटेंड करना चाहिए हाउस। उनका तो ये बेसिक ड्यूटी है कि हाउस में आना और अटेंड करना। बिल्कुल। आप अपनी बेसिक ड्यूटी ही जब भूल जाते हैं तो फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कितना मजबूत होगा? इस पे सवालिया निशान तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब आज़ादी से भी पहले से ये प्रयास चलाए जा रहे हैं कि सदन में सकारात्मकता कैसे आए, गुणात्मकता कैसे आए, सदन की कार्रवाई कैसे सुधारी जाए, और जो विषय पर जो चर्चा होती है उसका स्तर कैसे सुधारा जाए। उसके बाद भी 78वें सम्मेलन में आप अभी भी वही विषय उठ रहे हैं कि इसकी उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए। तो ये बहुत कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। इमेज की बात मैं समझ सकती हूँ कि समय के साथ इमेज बदलता रहता है या चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, तो इमेज बदलती रहती है किसी भी एमपी की या विधायक की। वो समझ में आता है कि उसको कैसे ठीक किया जाए या कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट हो। लेकिन ये बात कि एमपीज अटेंड करना चाहिए हाउस ऑफ विधायक, ये बहुत तो अचंभे की बात है कि अभी भी हमको ये डिस्कस करना पड़ रहा है। तो ये तो जनप्रतिनिधियों को खुद को सोचना चाहिए कि ये जनता ने हमें नेतृत्व सौंपा है देश की सेवा करने के लिए। हम बतौर सांसद चुने गए हैं या बतौर विधायक चुने गए हैं, तो हमारा काम है लोक हित में और समाज हित में जितना हम अच्छा कर सके उतने प्रयास हम करें। हमें जो पावर्स मिले हैं, वो हमें जो शक्तियां मिली हैं, उसका हमको उपयोग करना है। तो ये जनप्रतिनिधियों पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है, उन्हें सीख लेनी चाहिए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी ये कार्यक्रम जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी की विशेष प्रस्तुति, जिसमें गुजरात के गांधीनगर में आयोजित देश के विधायी पीठासीन अधिकारियों के 78वें सम्मेलन पर हम बातचीत कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में इस सम्मेलन का समापन होने जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और उससे पहले सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अनुराग दीक्षित के पास, जो गुजरात के गांधीनगर में मौजूद हैं और इस सम्मेलन को कवर कर रहे हैं। अनुराग, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अनुराग, ये सम्मेलन जो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ, लोकसभा, राज्यसभा और विधायी कामकाजों की उत्पादकता को कैसे बढ़ाई जाए, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? कितना सार्थक, कितना सफल मान सकते हैं हम इस सम्मेलन को? काफी हद तक सार्थक मान सकते हैं। और चूंकि पराक्रम, कल जब हमारी बात हो रही थी तो ये बात बताई जा रही थी कि यही इकलौता मंच है जो दुनिया की सबसे बड़ी संसदीय व्यवस्था है, यानी जो विधायी व्यवस्था है, उसको आपस में जोड़ती है। यहाँ इस देश के अलग अलग राज्य विधायी व्यवस्था के विधायी निकायों के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो आते हैं, शिरकत करते हैं, वो अपने राज्यों के अनुभवों को साझा करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष से वो मार्गदर्शन पाते हैं। यहाँ पर इस बार जो दोनों विषय रखे गए हैं वो बदलते वक्त में, 2016 में वक्त की जरूरत है। पहला विषय बड़ा महत्वपूर्ण था, किस तरीके से विधायिका की छवि को बेहतर किया जाए, किस तरीके से चर्चा के स्तर को सुधारा जाए। सामान्य तौर पर जो एक जनप्रतिनिधि की छवि बनी हुई दिखती है वो यही कि वो विधानसभा और संसद में
चर्चाओं से बचते हैं। संसद और विधानसभा का मतलब सिर्फ और सिर्फ व्यवधान है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन एक पक्ष इस बात को ज्यादा प्राथमिकता देता है और एक आंकड़ों के तौर पर ऐसा नजर भी आता है। यहाँ जो विमर्श हुआ है वो इसी को लेकर हुआ है कि कैसे विधायिका की छवि को सुधारा जाए। हाल ही के दिनों में हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा स्पीकर रिसर्च इनिशिएटिव की शुरुआत की गई, जिसका मकसद यही था कि चर्चा के स्तर को और ज्यादा बेहतर किया जाए। यहाँ अलग अलग राज्यों के पीठासीन अधिकारियों से जब हमने इस मुद्दे पर बात की तो वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करते नजर आए। कुछ राज्यों में इस तरीके की पहल को शुरू कर दिया गया है और कुछ राज्यों ने भरोसा दिलाया है कि वो आने वाले दिनों में इस तरीके की पहल को आगे बढ़ाएंगे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं वो जब किसी महत्वपूर्ण और खासकर जटिल मसले पर चर्चा के लिए आए तो वहां उनके पास काफी कुछ कहने के लिए तर्कपूर्ण तथ्यपूर्ण चीजें हों। दूसरा जो उससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है सदन में विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति और सत्र की अवधि को कम से कम 60 दिन सुनिश्चित करना। ये भी एक महत्वपूर्ण मसला है क्योंकि जब विधायिका की बात होती है तो यही अक्सर कहा जाता है कि सदन खाली है। विधायक संसद में आने से, विधानसभा में आने से बचते हैं। इस तरीके के कदम उठाने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं कि कैसे उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है ज्यादा से ज्यादा। और ये उपस्थिति को लेकर जब चर्चा होती है तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि विधायक विधानसभा में आखिर आएगा क्यों? वो आएगा कि तब जब उसको लगेगा कि वो अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को विधानसभा में उठा सकता है। और अगर सत्र की अवधि बहुत कम है और सरकारी विधायी कामकाज बहुत ज्यादा है तो ऐसे में उसको निराश होना पड़ता है क्योंकि वो अपने क्षेत्र की बातों को नहीं उठा पाता है। इसीलिए इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल था कि यहाँ पर विधानसभा के सत्रों की अवधि को साल में कम से कम 60 दिन किया जाए। हालांकि ये एक संवैधानिक पहलू भी है इसका, क्योंकि संविधान का जो प्रावधान है वो कहता है कि 1 वर्ष के भीतर 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा की अवधि ना हो। वो ये नहीं कहता है कि साल भर में कितने दिन बैठकें की जाएं। इसलिए पीठासीन अधिकारियों का एक बड़ा हिस्सा था जिसका ये मानना था कि इस संदर्भ में केंद्र के स्तर पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए संविधान के जरिए ही कि कम से कम 60 दिन की बैठकें की जाएंगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो यहाँ देखने को मिला। अधिकांश पीठासीन अधिकारियों का ये भी मानना है कि जो कार्य मंत्रणा समिति होती है राज्यों के स्तर में, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर खुद मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, पीठासीन अधिकारी, विपक्ष के नेता सब शामिल होते हैं, वो चाहें तो राज्य के स्तर पर ही तय कर सकते हैं कि कितने दिन कार्रवाई को चलाना है और वो क्या 60 दिन हो सकता है या नहीं। अनुराग, आपने स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव की बात कही कि इस कदम को वहां पर सराहा गया है, तो क्या ये माना जाए कि विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी अब ऐसी व्यवस्था शुरू की जा सकेगी? बिल्कुल पराक्रम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई राज्यों के पीठासीन अधिकारियों से हमारी बात हुई और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर हमको ये कहा है कि वो कुछ इस तरीके के कार्यक्रमों को शुरू करेंगे। कुछ विधानसभाओं में इस तरीके के कार्यक्रमों को हाल ही के दिनों में शुरू किया भी जा चुका है, जहां पर वो अलग अलग जटिल विषयों पर उस क्षेत्र के जानकारों को बुला रहे हैं या फिर जो तमाम पाठ्य सामग्री है उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करा रहे हैं। ठीक है अनुराग, इस कार्यक्रम को कवरेज के दौरान आपकी गुजरात के राज्यपाल से भी बातचीत हुई, उन्होंने किस तरह से प्रतिक्रिया दी? राज्यपाल से जब हमने खासकर विधायिका की छवि को लेकर बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था और वो चिंतित भी नजर आए। जो गुजरात के इस वक्त राज्यपाल हैं ओपी कोहली साहब, वो 1994 से लेकर वर्ष 2000 तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। तो केंद्र के स्तर पर जो उच्च सदन है वहां एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने भी 6 वर्ष का अनुभव उनको हासिल है। उन्होंने यही कहा कि जो जनप्रतिनिधि है उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो उस सदन में किस लिए गया है। वो हल्ला मचाने के लिए तो कतई नहीं गया है, ये जाहिर सी बात है। तो उसको अपनी चर्चा, अपनी जिम्मेदारियों पर ही ध्यान देना होगा। और ये एक बड़ी आम सी बात भी है पराक्रम, अगर आप लोगों से बात करते हैं, इस युवा भारत में युवाओं से बात करते हैं कि वो कैसा सोचते हैं अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में, तो एक धारणा जो बनती है एक हिस्से में वो यही कि जनप्रतिनिधि का मतलब है सिर्फ शोर शराबा और व्यवधान। उस छवि को ही बदलना है। इसी पर जोर यहाँ राज्यपाल ओपी कोहली ने भी दिया जब हमारी उनसे कल खास बातचीत हुई, और इसी बात पर जोर यहाँ पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी दिया जा रहा है। खुद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस मुद्दे पर कल काफी चिंता जाहिर करी और अब से कुछ देर में जब यहाँ राज्यपाल खुद पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम फिर से शुरू होगा, जब समापन की ओर ये कार्यक्रम बढ़ेगा, तब भी हम उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे पर राज्यपाल को भी सुनने को मिलेगा और औपचारिक रूप से लोकसभा अध्यक्ष एक बार इस मुद्दे पर फिर जोर देंगे।
अनुराग, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि ये जो पूरा सम्मेलन आयोजित हो रहा है, इसमें ये जानकारी मिली थी कि इस कार्यक्रम के बाद जो भी विचार निकल के आएंगे, जो की पॉइंट्स रहेंगे, उसकी एक मार्गदर्शिका तैयार की जाएगी जिसका क्रियान्वयन किया जाएगा विधायी कामकाजों के लिए। तो क्या माना जाए कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन की उम्मीद हम कर सकते हैं? बिल्कुल पराक्रम, काफी सही सवाल आपने पूछा। अक्सर ये सवाल उठता है कि सम्मेलन तो हम लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन जिन बातों पर सहमति बनती है उनका क्रियान्वयन हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये माना जा रहा है कि जिन मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया है उन मुद्दों को इस बार थोड़ा गंभीरता से लिया जाएगा। अमूमन इस तरीके के जब सम्मेलन होते हैं तो एक कमेटी होती है जो सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों को साल भर आगे बढ़ाती है, उस पर विमर्श चलता है पूरे साल, भले ही सम्मेलन सिर्फ 2 दिन हो। जो फॉलोअप कमेटी होती है उस फॉलोअप कमेटी की ये जिम्मेदारी होगी कि वो इस मुद्दे को कैसे आगे बढ़ाती है। माना यह भी जा रहा है और खबरें इस तरीके की भी हैं कि लोकसभा अध्यक्ष खासकर सत्र की अवधि के संदर्भ में केंद्र के स्तर पर जो कुछ प्रावधान हो सकते हैं उस दिशा में वो अपनी पहल को आगे बढ़ाएंगी, ताकि राज्यों के स्तर पर कम से कम स्पष्टता आ सके कि कैसे सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। एक और अहम बात जो खबर अभी आ रही है, हालांकि इसका औपचारिक रूप से ऐलान होना बाकी है, वो ये कि ये संभव हो सकता है कि पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आने वाले दिनों में जो उसकी अवधि है उसमें कुछ बदलाव हो सके, क्योंकि जब हम पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की बात करते हैं तो उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ सम्मेलन होते हैं जिसमें पीठासीन अधिकारियों की को शामिल होना पड़ता है, तो उसकी अवधि को लेकर भी कुछ फैसले हो सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जिन महत्वपूर्ण 2 मुद्दों पर यहाँ विमर्श हो रहा है, महामंथन हो रहा है, अगले 1 वर्ष अगले सम्मेलन से पहले उस दिशा में कुछ ठोस कदम हमें उठते जरूर दिखेंगे। ये उम्मीद पीठासीन अधिकारियों में भी दिखी है और ये उम्मीद हम करते हैं लोकसभा अध्यक्ष से। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सरोज जी, हमने अनुराग को सुना कि इस पूरे सम्मेलन में सबसे बड़ी चीज़ पर जोर दिया गया कि सदन की उत्पादकता, सांसदों की उपस्थिति और जो छवि है वो कैसे सुधारी जाए जनप्रतिनिधियों की। जो मार्गदर्शिका की बात की गई कि मार्गदर्शिका बनेगी और जो महत्वपूर्ण बातें निकल करके आएंगी इस मंथन से, इस पूरे विचार मंथन से, उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। अब ऐसी उम्मीद की जाए कि एक सकारात्मक बदलाव विधायी कामकाजों के क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। हाँ, होना तो ऐसे ही चाहिए कि जब आपने एक सम्मेलन किया है, सारे अधिकारी आए हैं, सारे स्पीकर्स आए हैं और उनके साथ आपने बातचीत की है, उसमें जो निष्कर्ष निकले हैं उनको मेरे ख्याल से जैसे बताया जा रहा था कि 1 साल के पहले, अगले सम्मेलन के पहले एक तरह से जैसे हम लोग आउटकम बजट की बात करते हैं, वैसे आउटकम क्या हुआ इस सम्मेलन का उस पर चर्चा, निष्कर्ष क्या निकला, मतलब निष्कर्ष क्या निकला और उसको कितना आपने प्रैक्टिस में किया है वो देखने की बात है। अब जैसे बात हो रही है कि सेशन को बढ़ाया जाए या सिटिंग्स को बढ़ाया जाए, तो मेरे ख्याल से अब यही होगा। स्पीकर यहाँ आएंगे या स्पीकर स्टेट के जो वापस जाएंगे वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिला के बातचीत करेंगे कि सेशन को बढ़ाया जाए, सिटिंग्स को बढ़ाया जाए। ये पहले भी हो चुका है इस तरह का एफर्ट, लेकिन उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। और जब आप सेशन को बढ़ाते हैं या नंबर ऑफ सिटिंग्स बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ ये सवाल जुड़ जाता है कि एमपीज़ को भी आना चाहिए। तो मतलब ये लिंक्ड सवाल है, इनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। और एमपीज़ को लाना हाउस के अंदर ये एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी हो जाती है और स्पीकर की जिम्मेदारी ये होती है और पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी संसद है या विधानसभा है, राज्यसभा है, उसको चलना चाहिए, उसमें कुछ ठोस काम होने चाहिए, उसमें डिस्कशन होना चाहिए। और आपको याद भी होगा कि हमारे राष्ट्रपति ने भी इस बात पे एक तरह से कंसर्न जताया था कि डिबेट, पार्लियामेंट जो है उसमें डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। आप उसमें विरोध कीजिए लेकिन डिसरप्ट मत कीजिए, उसमें व्यवधान मत डालिए। जो कहना है खुले दिल से कहिए, जोर से कहिए, शोर से कहिए, लेकिन हाउस को चलने दीजिए। ये राष्ट्रपति जी ने भी कहा था। तो मेरे ख्याल से ये अब सबके जहन में आ रहा है कि हाउस को चलना चाहिए, चाहे जैसे भी चले, उसमें कुछ ठोस काम होने चाहिए। आप अपनी राय रखना चाहते हो, देश इतना बड़ा है, हर तरह की राय होगी। ये राय जो है आप रखिए, सदन के पटल पे रखिए, लोगों के सामने रखिए, लेकिन काम भी तो करिए।
ठीक अब है। यदि डिस्कशन नहीं हो रहा है, बिल्स पास हो रहे हैं, कई बार बिल्स, मुझे याद है लगभग 20 साल पहले जब पहली बार रिफॉर्म्स का प्रोसेस हुआ था, तो कई बार ऐसे बिल्स, इम्पोर्टेंट बिल्स जो हैं उनमें डिस्कशन 1 मिनट का भी नहीं होता था, 2 मिनट का भी नहीं होता था, थोक के थोक बिल्स पास किए जा रहे हैं। तो जब आप आखिर में, सत्र के आखिर में लिखेंगे, तब तो आप लिखेंगे कि 20 बिल पास हुए या 50 बिल पास हुए, लेकिन कैसे पास हुए वो भी बहुत बड़ा सवाल है। आप बिना डिस्कशन के पास कर देंगे तो मतलब किसी को पता ही नहीं चलता वो बिल क्या है। आप किसी से पूछिए कि कौन से बिल्स पास हुए हैं पिछले 10 सालों में, तो शायद 2-4 बिल्स के नाम छोड़ के बाकी किसी को नहीं याद होगा। मतलब जो एक चर्चा होनी चाहिए बिल के ऊपर, वो नहीं होती है। डिसरप्शन की वजह से अमूमन ये देखा जाता है कि जो सार्थक चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। एक दूसरा पहलू इस तरीके से भी से हम क्या देख सकते हैं कि जब डिसरप्शन होता है तो कई बार जो केंद्र सरकार है उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये एक ऐसा आसान माहौल तैयार होता है कि भाई जो प्रश्नकाल है उसमें जो आवश्यक प्रश्न विपक्ष को पूछने चाहिए वो नहीं पूछे जाते हैं। तो आप क्या काम कर रहे हैं इसकी मॉनिटरिंग और आपके इसको रोकने के लिए अगर आपके पास में कोई नहीं है, अगर आपको नियंत्रण के लिए अगर आपके पास कोई नहीं है, तो फिर आप भी ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं और आप उसको जैसा चल रहा है वैसा चलने दे सकते हैं। हाँ, तो क्या इसे ऐसे देखा जाए? हाँ, क्योंकि फिर सरकार में वो सोचने लगती है सरकार कि ये लोग तो बिल पास करने नहीं देंगे, तो शोर शराबे में कर दो। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान ऑपोजिशन को ही होता है, क्योंकि आपके पास इतने हथियार हैं जिससे आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन आवर है जिसमें आप सवाल पे सवाल पूछ सकते हैं सरकार से। और कई बार ऐसा हुआ है कि मंत्री जवाब नहीं दे पाता तो उसको प्रेस भी कवर करता है, लोग भी सुनते हैं कि ये मंत्री नालायक है। तो एक तरह से सरकार को भी अपने मंत्रियों के बारे में फीडबैक मिलता है कि ये मंत्री सदन में जवाब नहीं दे पाता, तो इसके बारे में सरकार को खुद भी सोचती है कि कुछ करना चाहिए, या तो उसको हटा दो या उसको बोलो कि ठीक से काम करे। तो सरकार के लिए वो अहम बन जाता है। ऑपोजिशन के लिए तो अहम है ही कि आप इससे सरकार को जिसको कहते हैं ना क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सवाल उठा सकते हैं ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया। ये सब हथियार, आपका क्वेश्चन आवर है, 0 आवर में आप अलग अलग मुद्दे उठा सकते हैं, एडजर्नमेंट मोशन है, काम रोको प्रस्ताव है आपके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन है कि आप पे हमें आप पे विश्वास मतलब विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है, लेकिन विपक्ष को अपने दायित्व को समझना चाहिए कि वो कितने महत्वपूर्ण, मतलब सदन में सत्ता पक्ष से ज्यादा अहम भूमिका विपक्ष की होती है। हाँ, जहाँ पे सरकार से आपने सवाल पूरा नियंत्रण वो रखे और जो सही चीज हो, जो देश हित में हो, उस चीज का वो समर्थन दे। नहीं, मैं कहूँगी दायित्व दोनों का है, लेकिन ऑपोजिशन यदि सिर्फ ऑब्स्ट्रक्ट करता है, चलने नहीं देता है, तो नुकसान ऑपोजिशन का होता है। मतलब आपके हाथ में जो हथियार है उसको आपने फेंक दिया, इस्तेमाल नहीं किया। आपके पास जो मौका है उसका आपने इस्तेमाल नहीं किया। सरकार उस बात से खुश होती है कि ठीक है, हम तो बच गए, हमें ये कटघरे में खड़ा नहीं कर पाए, लेकिन सरकार में भी फिर वो विकृतियां पैदा हो जाती हैं। अब जैसे जीएसटी बिल को लीजिए, अब बहुत सारे बिल्स ऐसे हैं कि जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल सबसे बड़ा उदाहरण है। साल पहले वो राज्यसभा में पारित हो गया था, लेकिन लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में लंबित था। और उसका परिणाम ये आया कि निर्भया कांड का जो जिसने दर्दनाक और सबसे जो ब्रूटल जो काम किया था वो आरोपी रिहा हो गया। हाँ, और मतलब जो चर्चा जुवेनाइल जस्टिस बिल पे होनी चाहिए वो नहीं हुई। वो बिल पास करना है क्योंकि पब्लिक का प्रेशर आपके ऊपर इतना था, तो इसलिए कोई भी उस बिल का विरोध नहीं कर रहा था। लेकिन जो चर्चा होनी चाहिए इसके भी काफ़ी इम्प्लीकेशंस है, काफ़ी दूर ये समझना चाहिए जनप्रतिनिधियों को भी और संसद और लोकसभा और विधानसभा के सभी सदस्यों को भी। इस कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको लिए चलेंगे गुजरात के गांधीनगर में, जहां 78वें सम्मेलन का विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 78वें सम्मेलन का समापन समारोह होने जा रहा है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी की विशेष प्रस्तुति और अब हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं गुजरात के गांधीनगर में, जहां पर देश के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 78वां सम्मेलन जो आयोजित हुआ, उसका समापन समारोह का आगाज अब हो रहा है। अब से कुछ ही देर में इस समारोह में गुजरात के राज्यपाल संबोधित करेंगे इस समापन समारोह को, और संभवतः लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी समापन समारोह को संबोधित करेगी। और आपको लिए चलते हैं सीधे गुजरात के गांधीनगर में, जहां पर विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 78वां सम्मेलन आयोजित हो रहा है। संसद की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, विधायी कामकाजों की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, इस लिहाज से यह सम्मेलन आयोजित हुआ। 1921 से इसकी शुरुआत हुई थी। सीधा चलते हैं गुजरात के गांधीनगर और दिखाते हैं 78वें सम्मेलन का समापन समारोह।